राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिनटेक से जुड़े हुए ग्लोबल थॉट लीडरशिप प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भू राजनीतिक तनाव, उच्च मुद्रास्फीति और ऋण स्तर की कठिनाइयां हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे समय में भारत लचीलेपन और प्रगति का एक शानदार उदाहरण बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में गिफ्ट सिटी में 21वीं सदी की आर्थिक नीतियों पर मंथन होना गुजरात का गौरव बढ़ाने वाला है। आप सभी का इन्फिनिटी फोरम के दूसरे एडिशन में अभिनंदन है। मुझे याद है जब दिसंबर 2021 में हम पहले इन्फिनिटी फोरम के दौरान मिले थे तो पैंडेमिक की वजह से दुनिया में कितनी अनसर्टेनिटी थी। हर कोई ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर आशंका में था और ये चिंता आज भी खत्म नहीं हुई है। जियो पॉलिटिकल टेंशन, हाई इन्फ्लेशन और डेट लेवल्स की मुश्किलें आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे समय में भारत रेजिलियंस और प्रोग्रेस का एक शानदार उदाहरण बनकर उभरा है। ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में गिफ्ट सिटी में 21वीं सदी की आर्थिक नीतियों पर मंथन होना गुजरात का गौरव बढ़ाने वाला है। वैसे मैं आज गुजरात के लोगों को एक और बात के लिए भी बधाई दूंगा। हाल ही में गुजरात के पारंपरिक डांस गरबा को यूनेस्को ने इनटेजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। गुजरात की सफलता देश की सफलता है। फ्रेंड्स, आज भारत की ग्रोथ स्टोरी ने दुनिया को दिखाया है कि जब पॉलिसी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, जब गुड गवर्नेंस के लिए पूरी ताकत लगाई जाए, जब देश और देशवासियों का हित ही आर्थिक नीतियों का आधार हो, तो क्या नतीजे मिलते हैं। भारतीय व्यवस्था ने इस फिस्कल ईयर के पहले 6 महीनों में ही 7.7% की दर से प्रगति की है। इसी साल सितंबर में आईएमएफ ने कहा था कि 2023 में 16% ग्लोबल ग्रोथ भारत की वजह से होगी। इससे पहले जुलाई 2023 में वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि ग्लोबल चैलेंजेस के बीच भारत और उसकी अर्थव्यवस्था से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। इसी साल मार्च में ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा था कि भारत ग्लोबल साउथ को लीडरशिप देने के लिए मजबूत स्थिति में है। कुछ महीने पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी कहा है कि भारत में रेट टेपिज्म कम हुआ है, निवेश का बेहतर माहौल बना है। आज पूरी दुनिया भारत से उम्मीदें लगाए हुए है और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। ये भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था और पिछले 10 वर्षों में किए गए ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स का रिफ्लेक्शन है। इन रिफॉर्म्स ने देश के इकोनॉमिक फाउंडेशन को सशक्त किया है। महामारी के दौरान जब ज्यादातर देश सिर्फ फिस्कल और मॉनेटरी रिलीफ पर फोकस कर रहे थे, हमने लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इकोनॉमिक कैपेसिटी के विस्तार पर फोकस किया। साथियों, हमारे सुधारों का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन बढ़ाया जाए। साथियों, अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा। आइए गिफ्ट आईएफएससी के साथ मिलकर ग्लोबल ड्रीम्स को पूरा करने के लिए दिशा में हम मिलकर के आगे बढ़े। बहुत जल्द ही
वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होने जा रहा है। मैं उसके लिए भी सभी इन्वेस्टर्स को निमंत्रित करता हूं और आपके इन प्रयासों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम मिलकर दुनिया के गंभीर मुद्दों का समाधान खोजने की दिशा में इनोवेटिव आइडियाज को एक्सप्लोर करें और उसे आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज का कार्यक्रम केवल डेस्टिनेशन उत्तराखंड समारोह का नहीं बल्कि कई चीजों की शुरुआत का है। उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को 3.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हो जाने के लिए बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम नए उत्तराखंड की अनंत संभावनाओं को तराशने की शुरुआत है। मित्रों, आज का ये समारोह 3.5 लाख करोड़ के एमओयू के साथ नए उत्तराखंड की अनंत संभावनाओं को तराशने की शुरुआत। अब उत्तराखंड अपने राज्य की प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़े बगैर इको फ्रेंडली तरीके से किस प्रकार से इस छोटे से राज्य को उद्योग जगत के साथ भी जोड़ा जा सकता है, इसका एक मजबूत उदाहरण समग्र विश्व के सामने बनेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत विश्वास के साथ उत्तराखंड की पहाड़ियों पर आकर कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये मोदी जी का भरोसा हर उत्तराखंड वासी की धाती है। एक ही स्थान है जहां दैवी शक्ति भी है और डेवलपमेंट भी है। दोनों को साथ में रखने वाला एक ही स्थान है और धामी जी ने इसके साथ परफॉर्मेंस को भी जोड़ दिया है। अटल जी ने उत्तराखंड की स्थापना करी, उसके पीछे उद्देश्य था कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं उत्तराखंड के विकास को निग्लेक्शन का अनुभव होता था, विकास हो नहीं पाता था। और 2 दशक के सफर के बाद आज मैं कह सकता हूं कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था, मोदी जी ने उत्तराखंड को संवारा है और अब मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आज यहां पर डेस्टिनेशन उत्तराखंड के नाम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई। 2 दिन की समिट में 3.5 लाख करोड़ के एमओयू हुए और आज कई प्रकार की नई शुरुआत उत्तराखंड के अंदर अनंत संभावनाओं को खोलने वाली शुरू हुई है। परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत का विकास जो ये 1 दशक में हुआ है, वो 1 दशक में पूरी दुनिया चकाचौंध हो जाए, इस प्रकार से हर एक क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा है। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक दूरदृष्टिपूर्ण नेतृत्व भी है और नेतृत्व की अंतिम छोर तक बातों को फॉलो अप करने की क्षमता भी। ये दोनों के कारण ही आज पूरी दुनिया भारत को बड़ी आशा के साथ देख रही है और मोदी जी ने हमारे सामने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत एक पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में सर्व क्षेत्र में विश्व में भारत सर्वप्रथम हो, ऐसे भारत की हम रचना कर पाए, ये लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड की स्थापना से लेकर अब तक के उत्तराखंड के प्रोग्रेस के आंकड़ों को मैं बारीकी से देखता हूं, क्योंकि ये उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ की रचना अटल जी ने छोटे राज्यों की रचना कर विकास को गति देने के एक्सपेरिमेंट के लिए की थी। एक्सपेरिमेंट का क्या परिणाम आया, वो पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बारीकी से देखता हूं। मैं आज बेझिझक कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री काल में उत्तराखंड ने सबसे ज्यादा प्रगति करने का काम किया है। मैं आज उद्योग जगत के सभी लोग जिन्होंने 3.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहां किया है, वो लोगों का भारत सरकार की ओर से, उत्तराखंड सरकार की ओर से और धामी जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं और विश्वास भी दिलाना चाहता हूं। आपने भरोसा कर उत्तराखंड सरकार पर यहां आए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं उत्तराखंड की देवभूमि की जनता को आने वाले उत्तराखंड के अच्छे दिनों के लिए अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बातों को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित सामूहिक विवाह आयोजन में शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर वर वधू को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में एक साथ इतना बड़ा आयोजन समाज को दहेज मुक्त विवाह के लिए प्रेरित करने के लिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है और उन सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार है जो समाज में गरीब को बेटी की शादी जैसे पवित्र यज्ञ से वंचित कर देता है। आज मुझे प्रसन्नता की अनुभूति है कि एक साथ 1500 जोड़े गोरखपुर में विवाह बंधन के साथ जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में एक साथ इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन न केवल दहेज मुक्त विवाह को प्रेरित करने के लिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का यह परिणाम है, बल्कि उन सामाजिक कुरीतियों पर एक प्रहार भी है जो समाज में एक गरीब को, एक वंचित को उन कुरीतियों के कारण बेटी की शादी जैसे पवित्र यज्ञ से वंचित कर देता था। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि जहां हमें बाल विवाह से पूरी तरह समाज को छुटकारा देना है, वहीं साथ ही साथ दहेज के बहाव में जिन बालिकाओं पर अत्याचार होता था, इसको भी पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना एक अभिनव प्रयास है और इस अभिनव प्रयास का परिणाम है कि आज जो यहाँ पर 1500 जोड़े विवाह बंधन के साथ जुड़ रहे हैं, इसके साथ ही प्रदेश में अब तक हम 3 लाख से अधिक परिवारों को इस सामूहिक विवाह योजनाओं के साथ जोड़ चुके हैं। इन सभी 1500 परिवारों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 में इस योजना को हम लोगों ने प्रारंभ किया था और 17 से प्रारंभ करने के बाद प्रारंभ में 31,000 की राशि हम लोगों ने रखी थी, लेकिन बाद में जब ये लगा कि नहीं 31,000 की राशि कम है, तो इस राशि को बढ़ा करके हम लोगों ने 51,000 रुपया किया है। और भाइयों बहनों, हम लोगों ने 17 से लेकर के 22-23 तक 4,531 जोड़ों का मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब तक कार्यक्रम गोरखपुर में संपन्न किया है। और जो उनके परिवार के अतिथिगण हैं, उनके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है, जो भी चाहे वर पक्ष से वधू पक्ष से। आप देख सकते हैं, सरकार जब संवेदनशील सरकार आती है, बिना भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ देने वाली सरकार आती है, तो योजना में एक गरीब की सुनवाई होती है, एक कमजोर के साथ सरकार खड़ी होती हुई दिखाई देती है। अब हम जैसे लोगों के लिए कोई बात करता है, तो कोई बड़ा सा बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसके घर में शादी ब्याह होता है, हम लोग समय नहीं निकाल पाते। लेकिन देखिए कि एक साथ मुख्यमंत्री भी, मंत्री भी, सांसद भी, विधायक भी, विधान परिषद सदस्य भी, पदाधिकारी भी, अधिकारी भी, कर्मचारी भी इस विवाह में अतिथियों के स्वागत के लिए खड़े हों, तो इससे शुभ और इससे बड़ा कार्यक्रम दूसरा हो ही नहीं सकता है। और फिर एक सर्टिफिकेट भी उन्हें प्रशासन के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो उनके सामूहिक विवाह के साथ जुड़ने के कार्यक्रम के साथ एक प्रमाण भी उनके लिए उपलब्ध होता है। इस अवसर पर सभी पक्षों को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग शासन की योजना से लाभान्वित होते हुए न केवल स्वयं के लिए, बल्कि अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, समाज के लिए और अंततः देश की समृद्धि के लिए अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। नई दिल्ली में फिक्की की 96वीं एजीएम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आज दुनिया की शीर्ष 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने यह भी कहा कि 2027 तक कई विशेषज्ञों ने भारत के शीर्ष 3 पर पहुंचने की बात कही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट चाइना स्लोज में ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की भूमिका की चर्चा की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि जब हम आज ग्रोथ इंजन के रूप में सामने आ रहे हैं तो हमें भविष्य की रूपरेखा पर विचार करना भी आवश्यक है। भारत इस समय सिर्फ दुनिया की 5th सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इतना ही नहीं बल्कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी भी है भारत हमारा। और भारत आज दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शुमार हो चुका है। मॉर्गन स्टैनले फाइनेंशियल फर्म है, आपने सुना होगा, उसका भी यह मानना है कि वह दिन दूर नहीं है, यानी 2027 आते आते हमारा भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाए। S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो विश्व की एक प्रमुख रेटिंग एजेंसी है, उसका कहना है, उसने अपनी लेटेस्ट क्रेडिट एनालिसिस रिपोर्ट जिसकी हेडिंग है चाइना स्लोज एंड इंडिया ग्रोज में ग्रोथ इंजन के तौर पर भारत की भूमिका पर उसने इस आर्टिकल में चर्चा की है। और आज जब हम दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में सामने आ रहे हैं तो हमें इन दोनों चीजों पर विचार करने की आवश्यकता है कि भारत आखिर ग्रोथ इंजन बना कैसे और भविष्य की हमारी रूपरेखा क्या होगी, भविष्य का हमारा ब्लूप्रिंट क्या है। साथियों, मैं सबसे पहले इस मुद्दे पर आपसे बात करना चाहूंगा कि आखिर भारत इतना बड़ा ग्रोथ इंजन ये बना कैसे। साथियों, यदि हम एक मेटाफर के रूप में किसी को इंजन कह रहे हैं तो हमें इंजन का अर्थ समझना भी बेहद आवश्यक है। इंजन का अर्थ समझना भी बेहद आवश्यक है और इंजन एक ह्यूमन क्रिएशन है, इस सच्चाई को भी हम आप नकार नहीं सकते। उसी तरह इंडियन ग्रोथ स्टोरी भी बिलियन प्लस इंडियंस की मेहनत और काबिलियत का नतीजा है। सरकार अपने स्तर पर इस ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बराबर लाती रही है। व्यक्तिगत रूप से मेरा ऐसा मानना है कि सरकार द्वारा इंडियन इकोनॉमी को प्रमोट करने वाली कई सारी इंटरवेंशंस में से जो सबसे मीनिंगफुल है वह है भारत की ह्यूमन रिसोर्स को स्ट्रेंथन करने वाली इंटरवेंशन। किसी भी देश का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है वह होता है वहां का ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स अपग्रेडेशन के तहत पिछले लगभग 1 दशक में सरकार द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य किया गया है, मैं कह सकता हूं कि वह अद्भुत है। हमारे सिटीजन्स की लॉन्गेविटी बढ़ी है, इन्फेंट एवं मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट्स में भी कमी आई है, हमारे नागरिकों की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है और उनके जीवन और उनके रहन सहन के स्तर में भी सुधार हुआ है। यहां मैं केवल अपनी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारत के सभी सरकारों की बात कर रहा हूं जो भी सरकारें रही हैं। और मैं मानता हूं कि भारत को आगे बढ़ाने में सभी ने ईमानदारी के साथ जो जितना कर सकता था उसने करने की कोशिश की है, इस सच्चाई को मैं स्वीकार करता हूं। और हम सबके सामूहिक प्रयासों के बदौलत ही भारत आज एक ग्रोथ इंजन के रूप में तब्दील हो चुका है। यदि मैं अपनी सरकार की बात करूं तो 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और उनके नेतृत्व में जो सरकार बनी, तब से अनेक क्षेत्रों में अप्रत्याशित विकास के हम साक्षी बने हैं। शिक्षा क्षेत्र में भी आप देखें तो हमने 7 नए IITs एवं 7 नए IIMs बनवाने के साथ साथ देश भर में लगभग 400 नई यूनिवर्सिटीज को भी स्टैब्लिश किया है। इसके अतिरिक्त न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करके हम शिक्षा जगत में एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। साथियों, एजुकेशन को बल प्रदान करने के लिए हमने युवाओं की स्किल डेवलपमेंट पर भी तेजी के साथ काम किया है। और आप देखें कि हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग से एक मिनिस्ट्री बना दी, इसके पहले यह मिनिस्ट्री नहीं थी, जो कि हमारे यूथ की कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट के प्रति हमारी कमिटमेंट का यह प्रमाण है। एक और चीज जो हमारे देश के युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने से रोकती थी पहले, वह थी लाइसेंस राज और रेड टेपिज्म की व्यवस्था। इस चीज से छुटकारा पाने के लिए आर्काइव लॉज में बदलाव भी किया है। हमने लेबर मार्केट रिफॉर्म्स किए, यथावश्यक छोटे इन्फ्रैक्शंस को डीक्रिमिनलाइज किया। कुल मिलाकर कहूं तो रेगुलेटरी आर्किटेक्चर को बिजनेस फ्रेंडली बनाने की हम लोगों ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। साथियों, आज लगभग हर स्टेट में इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के प्रति पूरे देश में एक पॉलिटिकल कमिटमेंट लोगों का बदला है।
अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार अपनी तरफ से वह सब सारे प्रयास कर रही है जो एक ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत बनाए और सुदृढ़ बनाए। लेकिन आपको पता है कि सरकार अकेले यह काम नहीं कर सकती है। उसके लिए हमें देश के वेल्थ क्रिएटर्स और थॉट लीडर्स का भी साथ चाहिए। और आप लोगों से इस बात की अपील करने के लिए फिक्की से बड़ा मंच भला और क्या दूसरा हो सकता है। साथियों, यदि भारत ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है, यदि भारत ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है, तो आप सभी वेल्थ क्रिएटर्स और थॉट लीडर्स उस ग्रोथ इंजन के मोटर हैं। इसलिए आप सबके ऊपर विशेष रिस्पांसिबिलिटी है कि आप सब इंजन से लेकर आखिरी डिब्बे तक सबकी आवश्यकताओं को इंटीग्रेट करते हुए भारतीय ग्रोथ स्टोरी के अगले अध्याय को लिखने में सरकार की मदद करें। और मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आप मदद कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से आप अब तक इस विकास यात्रा में भारत के नागरिकों का और सरकार को सहयोग देते आए हैं, आगे भी हम सब मिलकर इसी तरीके से काम करते रहेंगे और अगली सेंचुरी माने ये हमारी 20वीं सेंचुरी को हम भारत की सेंचुरी बनाएंगे। 9 दिसंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के अवसर पर पंचकुला में एक राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम खट्टर ने कहा कि ऐसी सेवाएं जो लाभार्थियों के नाते मिलती हैं, उसमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सीएम ने बताया कि आज 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस घोषित किया गया है। इस पर सारी दुनिया में आज चर्चा हो रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार को सामाजिक बुराई बताते हुए कहा कि इसको समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। मित्रों, ऐसी सेवाएं जो आपको लाभार्थी के नाते मिलती हैं, उसके अंदर मैं ये भी मान सकता हूं कि बहुत सी कठिनाइयां भी आती होंगी। उसमें कभी कभी समय का अधिक लगना, कभी कभी आप कहीं किसी खिड़की पर जाते हैं तो आपके बार बार चक्कर कटवाना, अथवा एक जो कैंसर की बीमारी होती है भ्रष्टाचार रूपी कई बार ऐसे खेल भी हमको सुनने को मिलते हैं जिससे स्वाभाविक है मन को तकलीफ होती है। संयोग से आज 9 दिसंबर, जिसको अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस ये कहा गया है, आज सारी दुनिया में लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और आज आपसे मैं इसी विषय पर बात कर रहा हूं। भ्रष्टाचार एक बहुत सामाजिक बुराई है। इसको समाप्त करने के लिए वास्तव में तो जब हमने सत्ता संभाली थी 2014 में, उसी समय बहुत सी बातें ध्यान में आई थी और हमने भ्रष्टाचार को जड़मूल से नष्ट करने के लिए और उस समय एक संकल्प लिया था। फिर भी इतना सब करने के बाद अभी भी कुछ शिकायतें हमको मिलती हैं। तो आज तो मैं केवल इस विषय पर आपसे बात करते हुए कि आपका अनुभव आज से 10 साल पहले जो व्यवस्थाएं होती थी और आज उसके 10 साल के बाद, हमारे 9 साल के 9.5 साल के शासन करने के बाद, क्या कोई परिवर्तन आपको लगता है अथवा नहीं है? अगर परिवर्तन लगता है तब भी आप हमारी जानकारी में लाएं और अथवा कोई कठिनाई आती है उसके बारे में भी आप हमको बताएं। मैंने अपने डिप्टी कमिश्नर्स को कहा है कि जिले में जिला उपायुक्त के कार्यालय में भी तथा ब्लॉक के अनुसार अन्य कार्यालयों में भी हम अपनी सुझाव पेटिकाएं रखें और उन सुझाव पेटिकाओं में आप यदि हमारे पास कोई बात सुझाव के रूप में भेजना चाहते हैं तो बंद लिफाफे में उसके ऊपर लिख करके कि सीएम के लिए, सीएम हरियाणा के लिए एक लिफाफे पर लिख करके उसमें डाल देंगे। तो उपायुक्त महोदय इन सब जो भी एनवलप होंगे उनको एकत्र करके वो हमारे पास भेजेंगे। भ्रष्टाचार भी कई प्रकार का ऐसा ध्यान में आता है। एक होता आर्थिक भ्रष्टाचार, उसमें लोग हमसे पैसे की मांग करते हैं और पैसा जो है किसी न किसी रूप में हमारे से मांगते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इस भ्रष्टाचार के अलावा हमको वो थका देते हैं, बार बार चक्कर कटाते हैं और ताकि हम परेशान हो जाएं तो हम अपने आप कहेंगे और कोई बीच में बिचौलिया भी हमारे बीच में आके खड़ा हो जाता है जो कहता है मैं आपका काम करा के देता हूं और वो उसका एक एजेंट बन करके और काम करेंगे। तो हम लोग इन सब विषयों पर ध्यान करते हुए कई प्रकार के जो हमने प्रयोजन किए हैं इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। कानून अपनी जगह काम करता है, पॉलिसीज बनाई हैं, छापे भी लगाते हैं, रेड हैंडेड भी पकड़ते हैं। साथ में एक और अभियान भी हमने चलाया है। जैसा जानते हैं हम कि हरियाणा में लगभग 4 लाख ऐसे, 3 लाख से ऊपर, 4 लाख से कम ऐसे हमारे अधिकारी कर्मचारी सब यानी विभागों के अथवा बोर्ड कॉर्पोरेशन के ये काम करते हैं। एक योजना बना करके, जैसा प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि मिशन कर्मयोगी, ये एक अभियान उन्होंने चलाया, हमने भी हरियाणा मिशन कर्मयोगी ऐसा एक अभियान चला करके
अपने यहाँ जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग इसका एक कार्यक्रम शुरू किया है। बाबा धाम की पावन नगरी देवघर में आज आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सोरेन ने कहा कि आप सभी गांव, पंचायत, वार्ड में इन शिविरों के जरिए राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अवश्य लें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान लोगों के द्वार पर ही किया जा रहा है। जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ भी सरकारी पदाधिकारी लोगों के द्वार जाकर उन्हें योजनाओं से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज देवों के देव बाबा बैद्यनाथ की इस पावन धरती पर फिर से सरकार आपके दरवाजे में खड़ी है। आपकी योजना लेकर, आपका अधिकार लेकर गांव गांव, टोला टोला, पंचायत पंचायत सरकार घूम रही है। आज इसी क्रम में एक टोला में मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। आज ये सरकार पहली बार आपके दरवाजे में नहीं आ रही है। सरकार बनने के बाद 2019 के बाद ये तीसरी बार सरकार आपके दरवाजे में पहुंची है। कई गांव का अभी भी बूढ़ा बुजुर्ग लोग है जो ब्लॉक ऑफिस नहीं देखा, बीडीओ सीओ नहीं देखा, डीसी एसपी की तो बहुत बड़ी बात। आज वही पदाधिकारी जो कभी आपके गांव नहीं गए, आपका क्षेत्र भ्रमण नहीं किए, आज एक एक पदाधिकारी गांव गांव जा रहा है, टोला टोला जा रहा है, चाहे पहाड़ हो, चाहे जंगल हो, चाहे नदी हो, और विभिन्न योजनाओं को लेकर और आपके साथ आपकी समस्या सुनने का और उसे समाधान करने का काम कर रहा है। पहली बार 2021 में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को हम लोगों ने आयोजित किया। 4,500 पंचायतों में ये शिविर लगी थी और उन शिविर में, पहले शिविर में हम लोगों को लगभग 35 लाख आवेदन आए। फिर हम लोगों ने 2022 में ये शिविर लगाया, उसमें 55 लाख हमको आवेदन आया। जब हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया, करोड़ों आवेदन आए, करोड़ों समस्याओं के आवेदन आए। उन आवेदन के आधार पर हमने गांव की समस्याओं का निदान करना प्रारंभ किया। आज भी हमारे इस राज्य में 80% लोग गांव में रहता है। इसका मतलब शहर का जो मूल जड़ है आज भी गांव में ही रहता है। हमें हर हाल में गांव मजबूत करना था। हमारे राज्य में गरीबों की संख्या सबसे अधिक है। ये राज्य देश का सबसे पिछड़े राज्यों में से आता है। यहाँ किसी भी तरीके का महामारी, महंगाई गरीबों के लिए बहुत बुरा होता है, एक अभिशाप के बराबर होता है। आप सब लोगों ने अभी मंच से पेंशन के बारे में सुना, और वो पेंशन भी किस तरीके से लोगों के लिए एक बुढ़ापे का लाठी होता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हम किस तरीके से इस राज्य में गरीबों की सेवा में लगे हैं। आज ये देश का पहला राज्य है जहां इस राज्य में 60 साल से सभी बुजुर्गों को पेंशन देती है। देश में कहीं नहीं है। सभी विधवा महिलाओं को पेंशन देती है, चाहे वो 40 साल की हो, चाहे वो 19 साल की हो, चाहे वो 90 साल की हो। भगवान ना करे वो विधवा हो, लेकिन जिस दिन से विधवा होगी उसी दिन से पेंशन मिलेगा। ये हमने कानून बना दिया। विकलांग लोगों का भी वही हाल, उन लोगों के लिए फिक्स कर दिया गया था। इतने विकलांगों से अधिक लोगों को हम लोग पेंशन नहीं देंगे। और बेचारा 40-50 साल होता था तब किसी तरीके से विकलांग का पेंशन बनता था। आज उसमें भी हम लोगों ने क्रांतिकारी निर्णय लिया है, और हमने निर्णय लिया है जिस घर में विकलांग बच्चा पैदा होगा, जिस दिन वो 5 साल का हो जाएगा उसी दिन से उसको पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। हम अपने बूढ़े बुजुर्गों को सम्मान के साथ अपने साथ रखने के साथ साथ आने वाली पीढ़ी कैसे मजबूत हो, उसके लिए भी हम लोग बड़ी मजबूती के साथ कई कार्य योजना बना रहे हैं। तो इसलिए साथी ये झारखंड, जो बीमारू झारखंड इन लोगों ने बनाया है, अभी 2025 में ये युवा राज्य हो जाएगा। और इसीलिए जो हमारा इस राज्य का जो जड़ गांव में है, उस जड़ को सींचने का, उस जड़ में खाद देने का हमारा निरंतर प्रयास है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।